हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मस्ट डू सिलेबस के तहत सामाजिक विज्ञान की सिविक्स की इकाई यानी राजनीति विज्ञान की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी पार्ट की पूरी चर्चा की है। मस्ट डू वीडियो पूरी ज्योग्राफी की जो क्लास 10th की है वो बनाई है। आज हम सामाजिक विज्ञान में सिविक्स का पार्ट ले रहे हैं। सिविक्स की पूरी चर्चा हम आज करेंगे इस पूरी वीडियो में। इस सिंगल वीडियो में जितनी भी सिविक्स है क्लास 10th की जो कि सेकंड टर्म में आ रही है उसकी पूरी चर्चा होगी। आप इसके साथ एंड तक जुड़े रहें। बात करें राजनीति विज्ञान की पार्ट 6 राजनीतिक दल, तो पार्ट 6 आ रहा है इस बार क्लास 10th में एसएसटी में। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 हिस्से या घटक होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। यानी कि इसके मुख्य रूप से 3 घटक कौन कौन से हैं? एक तो नेता, फिर इसके एक्टिव जो मेंबर होते हैं और इसके जो समर्थक होते हैं। इन तीनों से ही राजनीतिक दल चलता है। राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है? चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों में कार्यक्रम को जनता के सामने लाना, कानून निर्माण में सहायता करना, चुनाव हारने पर शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। जनमत निर्माण में दल मुद्दों को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं। जो जनता के लिए जो मुद्दे होते हैं मुख्य रूप से उन पर चर्चा की जाती है और उन मुद्दों को उठाते हैं। राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। दल नहीं होगा तो किस प्रकार आप किसको वोट देंगे? सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं, लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये 3 हैं राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तीनों डिस्कस किए हैं। दलीय प्रणाली, दलीय प्रणाली की बात करें तो विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली, इसमें क्या होता है कि देश की सत्ता एक ही दल के पास होती है, जैसे चीन। 2 दलीय व्यवस्था, कई देशों में सत्ता 2 ही दलों के बीच होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था, ऐसे देश जहां बहुत ही दलों की सत्ता में आने का अवसर मिलता है, जैसे भारत। अब गठबंधन, सरकार या मोर्चे। गठबंधन क्या होता है? जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तब वह अन्य दलों से मिलकर गठबंधन बना लेती है, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक पार्टी को जीतने के लिए 100 वोट चाहिए तो उसको मिले हैं 50 वोट, तो वो 25-25 वोट अलग अलग पार्टियों से मिलकर गठबंधन बना लेती है। यानी कि ये 3 पार्टियों का गठबंधन हो गया। उदाहरण के रूप में इस समय वर्तमान में हम देखें तो आपका महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। भारत के 3 बड़े गठबंधन: भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए के नाम से जानते हैं। दूसरा है कांग्रेस द्वारा बनाया गया गठबंधन जिसको यूपीए के नाम से जानते हैं। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन, वाम मोर्चा। ये प्रमुख रूप से 3 बड़े गठबंधन हैं। कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर है? एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता, एक ही दल चुनाव लड़ता है। बहुदलीय प्रणाली को बेहतर माना जाता है क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता देना, देश की हर पार्टी दल को चुनाव आयोग ही अपने पंजीकरण कराना पड़ता है। मतलब देश की कोई भी पार्टी हो उसको अपना पंजीकरण चुनाव आयोग में कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। भारत में
दो प्रकार की राजनीतिक पार्टियां दल हैं, राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल। यानी कि एक ऐसे दल जो सेंटर लेवल पे काम करते हैं, केंद्रीय लेवल पर, और क्षेत्रीय दल जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। प्रांतीय दल वह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। जैसे प्रांतीय दल शिवसेना है, वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है। अकाली दल पंजाब तक सीमित है। इस तरह से ये प्रांतीय दल हैं। अगर कोई दल राज्य विधानसभाओं के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। प्रांतीय दल प्रांतीय हितों में रुचि लेते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना, ये प्रांतीय दल के रूप में है। अब राष्ट्रीय दल की बात करें। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, नेशनल, या पूरे देश में फैले होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। अगर कोई दल तो इस प्रकार 6% या 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल वोट की 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत जाता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस प्रकार बच्चों, कोई दल लोकसभा के चुनाव में 6% और 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल वोट का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत जाता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में रुचि लेते हैं, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी मुद्दों पर रुचि लेते हैं। राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या हैं? राजनीतिक दलों की चुनौतियां है वंशवाद की चुनौती। राजनीतिक दलों के सामने अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनौती वंशवाद की चुनौती है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या समूह में रहती है, वही सारे निर्णय लेते हैं। आंतरिक चुनाव भी नहीं कराए जाते। पार्टी के अंदर की गतिविधियों के बारे में साधारण सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती। बढ़ती हुई पैसे की भूमिका। पार्टियों को चुनाव जीतना होता है, जिसके लिए वह ज़्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोगों से पैसा लेकर उनको फायदा देने वाली नीतियों और फैसले लेते हैं। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार खड़े करते हैं, जो मतदाताओं को डरा धमकाकर उनके पक्ष में वोट डलाने पर मजबूर करते हैं। विकल्पहीनता। वर्तमान में राजनीतिक दलों की नीतियां व कार्यक्रम में अंतर बहुत कम रह गया है। अंत इस कारण से एक नए नेता का चुनाव करना भी कठिन हो जाता है। दल बदल की चुनौती। जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर चुना जाता है, उस पार्टी से अपना निष्ठा हटाकर दूसरे पार्टी पर ले जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति उदाहरण के रूप में पहले किसी और पार्टी में था, फिर लालचवश वो किसी और पार्टी में चला गया, तो दल बदल उसने कर लिया। आजकल बहुत सी पार्टियों में ऐसा देखा जा रहा है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव। दल बदल कानून को सख्त किया जाए। अपराधियों को पार्टी में ना लिया जाए। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रखी जाएं। राजनीतिक दलों में समय समय पर चुनाव हो। राजनीतिक दलों के काम को पारदर्शी बनाया जाए। भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं? विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी भी कर दिया है। दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये भी है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। 2 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन से हैं? हमने ऊपर चर्चा की थी। कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? एक दलीय व्यवस्था। दल बदल से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? राष्ट्रीय दल क्या होते हैं?
3 और 5 अंक वाले प्रश्न। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक शर्त है। इस कथन का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार की भूमिका का वर्णन करो। 8वां है राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल में अंतर। 9वां प्रश्न राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है राजनीतिक दलों में किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं, कोई 5 उपाय। तो इस प्रकार हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। पार्ट 7 लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ देखें, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। क्या है लोकतंत्र का अर्थ? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र को वैध शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि इसमें कानून के अनुसार शासन चलता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। प्रत्येक नागरिक के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है। इसके अंतर्गत एक सुदृढ़ और उचित प्रक्रिया के तहत ही फैसले लिए जाते हैं। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं? लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में फैसलों में बढ़ोतरी आती है और बेहतरी आती है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावना होती है। लोकतंत्र टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाया जाता है। जनहित में अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। लोकतंत्र में फायदे के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, जैसे आर्थिक विकास की दर धीमी होती है। लोकतंत्र में फैसले लेने में बहुत देर लगती है। सरकार में भ्रष्टाचार बहुत फैला होता है। लोकतंत्र के अंदर जनहित के चक्कर में नागरिकों पर कोई दबाव नहीं डाला जाता। अंत जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और आर्थिक विकास में कमी देखने में मिलती है। कानून के समक्ष जब समान होते हैं, सब समान होते हैं, इसके बावजूद भी लोगों में भेदभाव निहित रहता है। कानून के समक्ष होते तो सब समान है, लेकिन इसके बावजूद भी भेदभाव लोगों में शामिल होता है। लोकतंत्र में कमियां होने के बावजूद भी इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि इसमें पारदर्शिता रहती है। लोकतंत्र में साफ और निष्पक्ष तथा लगातार चुनाव होते रहते हैं। लोकतंत्र में जनमत को महत्व दिया जाता है। जनमत के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की समानता और गरिमा अथवा गौरव को सुरक्षित रखा जाता है। लोकतंत्र में सभी के एक ही वोट का अधिकार एवं मूल्य होता है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न गरीब वर्गों एवं अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के विकास के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं और उन्हें विशेष सहायता भी दी जाती है। देश के आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी हो, इसका प्रयास किया जाता है। आर्थिक असमानता और गरीबी को दूर करने के लिए लोकतंत्र में विशेष उपाय किए जाते हैं। नागरिकों की आज़ादी और गरिमा लोकतंत्र में सुरक्षित रहती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं? ऐसी सरकारें जो तानाशाही सरकार कहलाती हैं। वह अपने नागरिकों को अधिकारों से वंचित रखती हैं, जैसे वहाँ के नागरिक वोट नहीं दे सकते, वहाँ की सरकार का विरोध नहीं कर सकते, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार की आलोचना करने पर नागरिकों को जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। अब इसके उत्तर की बात करेंगे, उत्तर और प्रश्न की। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? आप जानती हैं। प्रजातंत्र में नागरिकों को दिए जाने वाले 2 अधिकार बताओ। लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य अंतर क्या है? लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र में फैसले लेने में देरी होने के कारण क्या हो सकते हैं? लोकतंत्र सरकार किस प्रकार वैध सरकार साबित होती है? 7वां प्रश्न है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। 8वां है आप किस प्रकार की शासन व्यवस्था में रहना चाहोगे और क्यों?
नोवा है, कमियों के साथ साथ लोकतंत्र में खूबियां की भी कमी नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर सहित अपना आंसर दें तर्क के साथ। गैर लोकतांत्रिक सरकार अथवा शासन व्यवस्था में नागरिकों की किन स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाता है? तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये जो ज्योग्राफी पहले पार्ट कंप्लीट हो गया था, अब सिविक्स पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगला हम इकोनॉमिक्स का बनाएंगे। तो इस प्रकार 4 पार्ट हम बनाएंगे जो पूरी एसएसटी को कवर करेगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।